नाज़रीन बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। बीजेपी के आला लीडरों की मोदी के साथ आज मीटिंग। आडवाणी और जोशी के मुस्तकबिल के रोल पर किया जाएगा तबादला ख्याल। बीजू जनता दल ने एनडीए की हिमायत से किया इनकार। नवीन पटनायक ने कहा कि हम एनडीए से रब्त में नहीं हैं। बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह ने फिर दिया मुतनाज़ बयान। कहा क्यों एक ही फिरके से होता है तमाम दहशतगर्दों का ताल्लुक। कांग्रेस और गैर एनडीए जमातों का एग्जिट पोल्स को कबूल करने से इनकार। गैर मुतवक्किल नताइज का दावा। और तुर्की के सोमा में कोयले की कान में धमाका और आतिशबाजी, कम से कम 166 अफराद हलाक, सैकड़ों जेर जमीन फंसे। और शुरुआत करेंगे सियासी गलियारों से। जी हां, बीजेपी के सीनियर लीडरान एलके आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के मुस्तकबिल के सियासी रोल के ताल्लुक से आज पार्टी के सीनियर लीडरों की मुलाकात होने वाली है। बताया जाता है कि इस मीटिंग में पार्टी की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, पार्टी सदर राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अरुण जेटली शिरकत करेंगे। एग्जिट पोल्स में कामयाबी से बीजेपी की खुद एतमादी में काफी इजाफा देखा जा रहा है। बीजेपी हुकूमत तश्कील देने के लिए भी पुरएतमाद नजर आती है। ऐसे में अब सबकी निगाहें सीनियर लीडर एलके आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के सियासी मुस्तकबिल पर लगी हुई है। अटल काबीना में एलके आडवाणी नायब वजीर आजम और वजीर दाखिला रह चुके हैं। इसके अलावा 2009 के इंतखाबात से कबल पार्टी ने आडवाणी को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाया था। ताहम 2009 में बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था और पार्टी 116 तक सिमट कर रह गई थी। डॉक्टर जोशी अटल काबीना में वजीर बराए फरोग इंसानी वसाइल रह चुके हैं। दोनों लीडरान पार्टी में मोदी से काफी सीनियर हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि दोनों लीडरान मोदी की क़यादत वाली काबीना से दूर रहेंगे। ऐसे में मोदी हुकूमत में आडवाणी और जोशी का क्या रोल होगा, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। पार्टी भी इस ज़िम्न में फिक्रमंद नजर आती है। आडवाणी और जोशी के मुस्तकबिल के रोल को लेकर ही आज गांधीनगर में पार्टी के 4 बड़े लीडरों की मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, पार्टी सदर राजनाथ सिंह, साबिक सदर नितिन गडकरी और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर अरुण जेटली शिरकत करेंगे। बीजेपी के जराये के मुताबिक आज की ये मीटिंग काफी अहम है और इसमें कई एक उमूर पर गौर खौज किया जा सकता है। पार्टी जराये के मुताबिक नताइज के ऐलान के बाद की हिकमत अमली, हुकूमत साजी के उमूर और आडवाणी के रोल के ताल्लुक से आज की मीटिंग में तबादला ख्याल किया जाएगा। बताया जाता है कि आरएसएस की ईमा पर आज की ये मीटिंग हो रही है। जराये का कहना है कि बीजेपी आडवाणी और डॉक्टर जोशी का मामला आरएसएस के सुपुर्द ही करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। अंग्रेजी न्यूज चैनल CNN IVN के जराये के मुताबिक एनडीए अगर इख्तिदार में आती है तो अरुण जेटली को वजीर खजाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा सुषमा स्वराज को वजीर दिफा, बीजेपी सदर राजनाथ सिंह को वजीर दाखिला और साबिक बीजेपी सदर नितिन गडकरी को वजीर रेल बनाया जा सकता है। यूपीए का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थामने वाले एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान को वजीर सेहत या वजीर ज़राअत बनाने का मंसूबा है, जबकि साबिक फौजी सरबराह वीके सिंह को मुमलिकती वजीर दिफा बनाया जा सकता है। जराये के मुताबिक सीनियर लीडर एलके आडवाणी को एनडीए चेयरपर्सन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। और इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ अशित कुणाल। जी अशित, क्या कुछ कह रहे हैं आपके जराये, क्या खबर है? देखिए ना, एकदम जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं, जो एग्जिट पोल्स की तरफ से बताया जा रहा है, उसके मुताबिक एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है और नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का सफाया होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में हालांकि सभी पार्टियां भी इंतजार कर रही है 16 मई का, जब काउंटिंग होती है और नतीजे जो है साफ होते हैं, मगर फिर भी अंदर खाने तैयारियां दोनों ही कैंप में चल रही है। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी अब चुनाव जीतने के बाद सरकार चलाने से ताल्लुक जो फैसले हैं उसमें पार्टी लगी हुई है। पिछले 2 दिनों के अंदर बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। राजनाथ सिंह ने आरएसएस के नेताओं से मुलाकात की। इसके अलावा नितिन गडकरी एक बहुत ही क्रूशियल व्यक्ति हैं
बीजेपी संगठन और आरएसएस के बीच में वो एक ब्रिज का काम करेंगे, तो जाहिर तौर पर नितिन गडकरी की भूमिका बहुत अहम है। उन्होंने पिछले कुछ दिनों के अंदर आरएसएस के नेताओं से, राजनाथ सिंह से, नरेंद्र मोदी से और एलके आडवाणी से सबसे मुलाकात की है। दो तीन चीजें संक्षेप में आपको बताते शॉर्ट में। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए वो ये है कि अगर सरकार बनने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी की क्या भूमिका होगी। सबसे सीनियर लीडर वो रहे हैं, पिछले चुनावों में प्रधानमंत्री पद के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट किया गया था। हालांकि इस बार नरेंद्र मोदी ने उनकी जगह ले ली है। नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके अंडर आडवाणी की क्या भूमिका होगी। आडवाणी पॉलिटिक्स में बहुत सीनियर है, मोदी से बहुत सीनियर है। ऐसे में कोई न कोई बहुत ही रिस्पेक्टेबल रास्ता निकालना होगा और इसके लिए भी बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है लाल कृष्ण आडवाणी, जो नाराज भी रहते हैं जिस तरीके से बीजेपी ने उन्हें हैंडल किया, उससे वो नाराज है पार्टी में। तो जाहिर तौर पर सरकार बनने के बाद क्या भूमिका होगी और क्या आडवाणी उससे संतुष्ट होंगे, इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं इस वक्त बीजेपी और आरएसएस में चल रही है। हमें बताया जा रहा है कि आज शाम 3 बड़े नेता जो है वो अहमदाबाद जाने वाले हैं। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अरुण जेटली, इनके अहमदाबाद जाकर और वहाँ नरेंद्र मोदी से चर्चा करने की उम्मीद है। तो एक सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है वो एलके आडवाणी का है। दूसरा बड़ा सवाल है कि गुजरात में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अगर नरेंद्र मोदी दिल्ली आते हैं तो फिर गुजरात तो उनका गढ़ रहा है, जहाँ वो पिछले 1 दशक से ज्यादा, 1 डिकेड से ज्यादा वहाँ पर रहे हैं। उनके जाने के बाद वहाँ मुख्यमंत्री कौन बनता है, ये भी एक बड़ा सवाल पार्टी को इमीडिएटली डिसाइड करना है। तो ये भी मंथन इस वक्त पार्टी में चल रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल है कि जो बड़े नेता हैं जिनमें राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह की क्या भूमिका होगी। अगर वो सरकार में शामिल होते हैं तो बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसके लिए नितिन गडकरी लॉबिंग कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर 2-3 चीजें बड़ी हैं। एक तो लाल कृष्ण आडवाणी की क्या भूमिका होगी, गुजरात में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और तीसरा पार्टी के संगठन का क्या होगा, क्योंकि अगर राजनाथ सिंह सरकार में शामिल होंगे तो अध्यक्ष कौन बनेगा और पार्टी कौन चलाएगा। तो ये 3 चीजें बीजेपी के सामने है। इसको लेकर इस वक्त बीजेपी में मंथन चल रही है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में इस समय पूरा फोकस अपने नेता राहुल गांधी को बचाने को लेकर है। जिस तरीके से एग्जिट पोल में ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस का सफाया होगा, अपने इतिहास के सबसे वर्स्ट इलेक्शन परफॉर्मेंस कांग्रेस करने जा रही है, तो अपने नेता राहुल गांधी को किस तरीके से बचाया जाए, इसको लेकर घेराबंदी हो रही है। ब्लेम कहाँ शिफ्ट किया जाए, तमाम तरह के इस वक्त रणनीति तैयार हो रही है कि क्या सोनिया गांधी खुद आगे आके चुनाव परिणामों में हार की जिम्मेवारी लेगी, या फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चुनाव में हार की जिम्मेवारी लेंगे, या सामूहिक तौर पर पार्टी एक ये कहेगी कि ये कलेक्टिव फेलियर है। अशित, जब कांग्रेस की बात कर ही रहे हैं अशित, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक एम प्लान जो है वो सामने आ रहा है कांग्रेस का, तो आखिर ये एम प्लान क्या है? देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था कि कांग्रेस के सामने अब ये लगभग साफ है कि यूपीए की सरकार नहीं बन पाएगी, इतना लगभग तय दिख रहा है जो एग्जिट पोल बता रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस अब की अंतिम उम्मीद ये है कि एनडीए को बहुमत न मिले, और बहुमत का आंकड़े से एनडीए जाहिर तौर पर दूर रह जाए, जैसा कि सर्वेक्षण बता रहे हैं कि हो सकता है एनडीए को बहुमत न मिले। ऐसी स्थिति में अगर बहुमत नहीं मिलती है तो पार्टी की नजरें उन बड़े दावेदारों पर हैं जो जिनकी सीटें बहुत बड़ी संख्या में आ रही है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश से मायावती। तो जाहिर तौर पर उनकी कोशिश है कि जो तीसरे मोर्चे के नेता हैं, जो फेडरल फ्रंट की बात कर रहे हैं, नॉन बीजेपी लीडर्स हैं, उनकी सरकार बनाई जाए। तो जाहिर तौर पर ये एक कोशिश कांग्रेस करेगी कि नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए किसी भी तरीके से अगर वो बहुमत से एनडीए दूर रह जाती है, काफी दूर, तो कांग्रेस कोशिश करेगी कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनको आगे करके और तीसरे मोर्चे की सरकार अनकंडीशनल सपोर्ट उन्हें दिया जाए। तो जाहिर तौर पर एक प्लान ये भी है, मगर ये सब कुछ सब साफ हो पाएगा ही ना जब नतीजे आते हैं। टिकट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जो तमाम चीजें प्लान है, ये प्लान सब काम आएंगे जब नतीजे सामने आते हैं। अगर एनडीए को अपनी स्पष्ट बहुमत मिल जाता है तो सारे प्लान धरे के धरे रह जाएंगे। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस कैंप में इस वक्त 2 चीजों को लेकर बेचैनी है। एक तो फिगर देखे जाए कि क्या एनडीए बहुमत के करीब पहुंचता है या नहीं, और दूसरा अगर बहुमत के करीब पहुंच जाता है तो अपनी पार्टी के फेलियर को किस तरीके से शिफ्ट किया जाए, राहुल गांधी को और गांधी फैमिली को बचाया जाए। सारी जद्दोजहद इस वक्त यही चल रही है। जी, तो पिक्चर जो है वो
फी الحال 16 मई को ही सामने होगी। अर्शित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ अर्शित कुणाल, जो कि बता रहे थे कि बीजेपी में मीटिंगों का सिलसिला जारी है। किसको कौन सी वजारत सौंपी जाएगी, इस मामले पर भी बातचीत जारी है। कई ऐसे अहम उमूर हैं जिन पर फैसला लिया जाने वाला है। सीनियर लीडरों की अगर हम बात करें तो सीनियर लीडरों को क्या कुछ दिया जाएगा, उस पर भी काफी गौर खौज किया जा रहा है। उधर अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में भी मीटिंगों का सिलसिला जारी है। कहीं ना कहीं गठजोड़ की सियासत जो है उसके लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। मायावती, ममता बनर्जी और मुलायम सिंह, यानी कांग्रेस का एम प्लान भी कहीं ना कहीं तैयार हो रहा है। रुक करेंगे दूसरी खबर का। बीजू जनता दल के सरबराह नवीन पटनायक ने एनडीए की हिमायत से इनकार कर दिया है। नवीन पटनायक ने कहा है कि वो एनडीए से रब्त में नहीं है। वाज़ेह है कि बीजू जनता दल ने इशारा दिया था कि वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। बीजेडी लीडर प्रवती त्रिपाठी का कहना था कि नवीन पटनायक की क़यादत वाली बीजू जनता दल मुमकिन तौर पर मरकज में बनने वाली एनडीए हुकूमत की मशरूत हिमायत कर सकती है। No talks at all. We've had no talks. Sir, are you considering any kind of support, conditional support or anything? No, we haven't discussed anything. We've not thought of anything yet. Any possibilities of supporting NDA, because it's very much I've told you that we've had no such thoughts. मुश्किल से अभी 1 महीना पहले ही गिरिराज सिंह मोदी को वोट नहीं देने वालों को पाकिस्तान जाने का मुतनाज़ा बयान देकर सुर्खियों में रहे थे और अपने उस बयान पर वो आज भी कायम हैं। अब दोबारा गिरिराज सिंह ने मुस्लिम तबके से मुताल्लिक एक और मुतनाज़ा बयान दे दिया है। झारखंड के बोकारो में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गिरिराज ने सवाल उठाया कि जो दहशतगर्द गिरफ्तार होते हैं उनका ताल्लुक एक ही तबके से क्यों होता है और इस जिम्मे में सेकुलर पार्टियां आखिर खामोश क्यों हैं। हालांकि गिरिराज ने यह भी कहा कि एक तबके में सभी लोग दहशतगर्द नहीं होते। वाज़ेह है कि बीजेपी लीडर पर इंतखाबात के दौरान मुतनाज़ा बयान को लेकर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जिसके बाद उन्होंने अदालत में खुद सुपुर्दगी की थी और अब वो जमानत पर रहा है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता की परिभाषित करने के लिए क्या कुछ लोग ही हैं? क्या ये सच नहीं है कि देश में जितने आतंकवादी गतिविधि में लोग पकड़े जा रहे हैं वो एक समुदाय से जुड़े हैं? मैं नहीं कहता कि उस समुदाय के सारे लोग आतंकवादी हैं, लेकिन पकड़े जाने वाला सभी व्यक्ति एक समुदाय से है। क्या धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देने वाले लोग क्यों चुप हो जाते हैं? आज देश के सामने ये धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करने का अवसर है। उधर कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने बीजेपी पर फ़क़ीरपरस्ती की सियासत करने का इल्जाम लगाया है कि आतंकवादी जो अभी तक पकड़े गए हैं वो सिर्फ एक कम्युनिटी के नहीं पकड़े गए हैं, साध्वी प्रियज्ञा भी उसमें शामिल हैं। लेकिन इस तरीके से आतंकवादियों को धर्म में बांटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और यही बात हम कहते चले आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता इस देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। उन्हें हर चीज के अंदर धर्म नजर आता है, फिरका परस्ती नजर आती है, देश को धर्म के बीच में तोड़ देना चाहते हैं और ये बात भारतीय जनता पार्टी लगातार करती चली आ रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश का कहना है कि बीजेपी ने तशहीर के मामले में कांग्रेस को शिकस्त दी है। जयराम रमेश ने नरेंद्र मोदी के इंतखाबी अखराजात पर भी सवाल उठाया और सियासी जमातों के इंतखाबी मसारिफ की ऑडिट कराने का मुतालबा किया। जयराम रमेश ने एग्जिट पोल्स को तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया। कांग्रेस लीडर ने तीसरे मुहाज की तारीख के सवाल पर रास्त जवाब देने से भी गुरेज किया। इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं।
बीजेपी के खेमे में जहां खुशी की लहर देखी जा रही है, वहीं कांग्रेस दिफाई मौकिफ में नजर आ रही है। कांग्रेस एग्जिट पोल्स के नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर रही है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश का कहना है कि कांग्रेस के लिए मौजूदा वक्त बड़ा सख्त है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रमेश ने एतराफ किया कि बीजेपी ने कांग्रेस को तशहीरी मैदान में शिकस्त दी है। रमेश का कहना है कि बीजेपी ने अपनी इंतखाबी और तशहीरी मुहिम में भारी खर्चा किया। रमेश के मुताबिक बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस ने बहुत ही कम खर्च किया है। Taking a front page ad in newspapers. The Congress Party didn't take out one front page ad. But very expensive. It's astronomical, and I think it's obscene the level of funding that has gone into this program. I mean, we have to spend, but clearly our level of spending was peanuts compared to what Mr. Modi was able to spend. रमेश ने तीसरे महाज की तायद करने के सवाल पर रास्त जवाब देने से भी गुरेज किया। All these questions become relevant at 5 p.m. on the 16th of May. Before that, all these are, permutations and combinations. They are all hypothetical, Let's see the results, Let's see the results. Let's see how it works out. Yeah, I think It's too premature to even venture into it. कांग्रेस लीडर ने बीजेपी पर इंतखाबात को फिरकावाराना रंग देने का इल्जाम आयद किया। जयराम रमेश ने कहा कि मुजफ्फरनगर फसादात से बीजेपी ने इंतखाबी मुहिम का आगाज किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और इस बीच जेडीयू सरबराह शरद यादव ने एग्जिट पोल्स को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। शरद यादव ने एग्जिट पोल्स को महज हवा करार दिया। लेकिन इस देश में झूठ का चारों तरफ ऐसा घटाटोप छाया हुआ है कि लेकिन ये सब एग्जिट पोल 16 तारीख को इनकी पोल खुल जाएगी। बिहार में जितना आप लोगों का अनुमान था उससे भी कम दिखाया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ इनकी बात पर यकीन करना ही बेकार है। इन्हें देखो ही मत। उधर एनसीपी ने मरकज में एक मुस्तहकम और फैसला साजी के काबिल हुकूमत के कायम की तवक्को जाहिर की है। पार्टी के सीनियर लीडर प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि मरकज में एक ऐसी हुकूमत बननी चाहिए जो कि आइंदा 5 वर्षों में मौसर अंदाज में हुक्मरानी के फराइज अंजाम दे सके। प्रफुल्ल पटेल ने मजीद कहा कि उसे एग्जिट पोल कहा जाए या ओपिनियन पोल, ये एक आम राय है कि बीजेपी सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरेगी। वहीं कांग्रेस ने ऐसी किसी भी ख्यास आराई से इनकार किया है कि एनसीपी एनडीए के साथ इत्तेहाद कर सकती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी उनसे रोज बात होती है और अपना कोई इस देश के अंदर एक मजबूत और स्थिर सरकार की अगर कोई डिमांड कर रहा है तो इसको गलत माने नहीं पहुंचाना चाहिए। ये तो मेरे ख्याल में देश के हक की बात है। हमसे अगर पूछेंगे तो हम भी यही कहेंगे कि देश में एक स्थिर मजबूत सरकार बननी चाहिए और वो यूपीए की सरकार हो सकती है। लोकसभा इंतखाबात मुकम्मल हो गए हैं। बताया जाता है कि इस बार के इंतखाबात में सरकारी खजाने पर 3,246 करोड़ रुपयों का बोझ पड़ा है, जो कि 2009 के इंतखाबी अखराजात से 131% ज्यादा है। 2014 के आम इंतखाबात कई लिहाज से तारीखी और अहम रहे। इस बार के इंतखाबात में पोलिंग की शरह भी 66.38 रिकॉर्ड की गई, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा है। इससे कबल 1984 में इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद हुए आम इंतखाबात में 64% पोलिंग हुई थी। इस बार के इंतखाबात में अखराजात भी गुज़िश्ता के मुकाबले में जायद रहे। इस बार 3,426 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि 2009 में 1,483 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2004 के इंतखाबात में सरकारी खजाने पर
1114 करोड़ रुपयों का बोझ पड़ा था। काबिल गौर बात है कि 1952 में पहली बार कराए गए इंतखाबात में सिर्फ 10 करोड़ 45 लाख रुपयों का खर्च आया था। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 1952 में फी वोटर सिर्फ 60 पैसों का खर्च आया था। अब 2014 के आम इंतखाबात में फी वोटर 12 रुपयों का खर्च आया है। इस बार 9 मरहलों में पोलिंग हुई, जबकि गुज़िश्ता बार 7 मरहलों में पोलिंग हुई थी। इस बार इंतखाबात के दौरान 313 करोड़ रुपये जब्त, जबकि 2 करोड़ 25 लाख लीटर शराब जब्त की गई। 1,85,000 किलोग्राम ड्रग्स भी जब्त की गई। 73,306 FIR दर्ज किए गए। पेड न्यूज के 3,053 मामले दर्ज किए गए। In this general election to Lok Sabha 2014 to the 16th Lok Sabha, the turnout percent is 66.38%. It is all-time high. It's a record in Indian national election. The total seizure figure, so far as cash is concerned, I will give for the entire country. It is 313 crores for the entire country. So far as liquor is concerned, we had total seizure of 2 crore 25 lakh liters, 2.25 crore liters of liquor. Total FIRs registered so far as expenditure related cases are concerned, 75,306 cases have been registered for violation of expenditure monitoring instructions. इस बार के इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों के इंतखाबी मसारिफ की हद 70 लाख रुपये कर दी थी, जबकि गुज़िश्ता इंतखाबात में इंतखाबी मसारिफ की हद 40 लाख रुपये थी। जरा का कहना है कि कुल मिलाकर इस बार के इंतखाबात में 42,000 करोड़ रुपयों का खर्च आया है। इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों की जानिब से खर्च की गई रकम भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। तुर्की के मगरबी इलाके सोमा में वाक़ कोयले की कान में धमाका और फिर आग लगने की वजह से कम 166 कारकुन हलाक हो गए हैं, जबकि 200 से ज्यादा ज़ेर जमीन अभी भी फंसे हुए हैं। हुक्काम के मुताबिक 76 अफराद जख्मी हैं। तुर्की के वजीर तवानाई तानेर इल्दीज ने टेलीविजन पर हलाकतों की तस्दीक करते हुए कहा कि हादसे के वक्त कान में 787 अफराद मौजूद थे। उन्होंने बताया कि कान में बिजली की तरसील के निजाम में खराबी की वजह से धमाका हुआ और उसके नतीजे में कान में नस्ब लिफ्ट्स और ताज़ा हवा पहुंचाने का निजाम बंद हो गया। Şu anda içeride bulunan kardeşlerimiz var, arkadaşlarımız var, işçilerimiz var. Bunlardan şu ana kadar 76 tane de yaralı var. Bir tanesi ağır ama diğerleri hemen tedavi altına alındılar. धमाके के बाद इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गईं, लेकिन बताया जाता है कि जिस मुकाम पर ये कानकुन फंसे हुए हैं वो जमीन से 2 किलोमीटर नीचे और कान के मुहाने से 4 किलोमीटर दूर है। जराये के मुताबिक कान में धुएं के सबब इमदादी कार्रवाइयों में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि इमदादी सरगर्मियों की निगरानी खुद वजीर तवानाई कर रहे हैं। तजिया निगारों के मुताबिक बेशतर सनती ममालिक के मुकाबले में तुर्की में कोयले की कानों का हिफाजती इंतजाम से मुतल्लिक रिकॉर्ड ज्यादा बेहतर नहीं है। तुर्की में कानकुन के हवाले से बड़ा हादसा 1992 में हुआ था, जब बहरे असवद के करीब कान हादसे में 270 अफराद हलाक हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। ब्राजील के सदर डिल्मा रूसेफ का कहना है कि उनकी हुकूमत ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान लोगों के एहतजाज के हक को तस्लीम कर लिया है, ताहम तशद्दुद को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाज़ेह है कि ब्राजील में 12 जून से फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, लेकिन मुल्क में एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। मुल्क भर में बस ड्राइवरों ने हड़ताल कर रखी है और लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। मुल्क भर में बड़ी तादाद में हिफाजती अमले को तैनात किया गया है ताकि मुजाहिरीन के तशद्दुद से बसों, आम लोगों और मेहमानों को महफूज रखा जा सके। और इस बीच अमेरिका और यूरोप के ब्राजीलियन कॉन्सुलेट में मुलाजमीन ने 2 रोजा हड़ताल कर दी है, जिसकी वजह से वीजा सर्विस बुरी तरह मुतासिर हुई है। दरअसल ब्राजील के आम लोगों में इस बात को लेकर सख्त नाराजगी है कि हुकूमत फुटबॉल वर्ल्ड कप पर पानी की तरह रुपए बहा रही है, लेकिन मुल्क में ही बेशतर शोबे खस्ताहाली का शिकार है और लोगों के मेयार जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं आई है।
अमेरिका का कहना है कि शाम के बहरान के मामले में जिनेवा में तभी बात होगी जब सदर बशार अल असद भूरी हुकूमत पर तबादला ख्याल के लिए अपनी रजामंदी जाहिर कर देंगे और मुल्क में होने वाले सदारती इंतखाबात को मुलतवी कर दें। अमेरिकी तर्जुमान ने वाशिंगटन में कहा कि बातचीत में पेशरफ्त न होने के लिए असद हुकूमत खुद जिम्मेदार है। और इस बीच शाम में अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों के अमन सफीर लक्सर इब्राहिमी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अमन सफीर ने इल्जाम लगाया कि शाम की हुकूमत ने वादा खिलाफी करते हुए दोबारा कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल किया, जबकि सदर बशार अल असद ने कहा था कि वो मुहलिक कीमियाई हथियार आलमी मुबस्सरीन को सौंप देंगे। नाइजीरिया में शिद्दत पसंद तंजीम बोको हराम की जानिब से मकबूजा स्कूली तालिबात की बाजियाबी के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। अमेरिका के जासूसी तैयारों के जरिए अगवा की गई स्कूली तालिबात को तलाश किया जा रहा है, जबकि लड़कियों को रखे गए मुकाम का पता लगाने की खातिर बोको हराम की जानिब से जारी करदा वीडियो का भी बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। आखिर में हेडलाइंस पर फिर एक नजर। बीजेपी के आला लीडरों की मोदी के साथ आज मीटिंग, अडवाणी और जोशी के मुस्तकबिल के रोल पर किया जाएगा तबादला ख्याल। बीजू जनता दल ने एनडीए की हिमायत से किया इनकार, नवीन पटनायक ने कहा कि हम एनडीए से रब्त में नहीं हैं। बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह ने फिर दिया मुतनाज़ बयान, कहा क्यों एक ही फिक्र से होता है तमाम दहशतगर्दों का ताल्लुक। कांग्रेस और गैर एनडीए जमातों का एग्जिट पोल को कबूल करने से इनकार, गैर मुतवक्किल नताइज का दावा। और तुर्की के सोमा में कोयले की कान में धमाका और आतिशबाजी की, कम से कम 166 अफराद हलाक, सैकड़ों जेर जमीन फंसे। बुलेटिन में इतना ही। आदाब।